गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आज हमने कल्पाक्ष पर ओपन माइक कंपटीशन आयोजित किया है, जिसमें सभी को अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। सभी ने अपने टॉपिक्स चूज भी कर लिए होंगे। उसी के आधार पर आप अपने विचार रखेंगे, आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या अपने नवीन विचार है और क्या नवाचार आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी को अपनी अपनी बातें अपनों तक पहुंचानी है, और जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सहभागिता रखनी है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। और क्या अपने नए विचार हो सकते हैं, कैसे हम सोसाइटी को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और जो इस कंपटीशन का नाम रखा गया है वो रखा गया है मैं भी अटल। मैं भी अटल ही क्यों? तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है कि अटल उस चीज में जहां आपको विश्वास रखने की आवश्यकता है, अटल उस चीज में जहां आपको अडिग खड़ा होना है, और अटल उस चीज में जहां पर हर समस्या का सामना आपको अडिग और अटल तरीके से करना है। अटल जी की पंक्तियों की शुरुआत से ही हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। कुछ पंक्तियां हैं, उनके कदम मिलाकर चलना होगा वाली। उसमें से कुछ लाइनें मैंने इसमें अलग करी है। वो है कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निखरता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब मैं कुछ टॉपिक्स इसमें आपको बता देना चाहूंगा। जो आज हम विषय रखेंगे वो है वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, टेस्टामेंट टू नया भारत। द्वितीय है सनातन धर्म, रेलेवेंस एंड मिसकंसेप्शंस। तीसरा है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो अंतिम है वो है टू बी इंडिया वी फेल्ड टू बी एज भारत। इसको मैं हिंदी में दोहराना चाहूंगा। संसद में महिला आरक्षण नए भारत का प्रमाण, सनातन धर्म, प्रासंगिकता और भ्रांतियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाओं की खोज, और इंडिया बनने के लिए हम भारत नहीं बन पाए, और जो अंत में वो है प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र। ये आपके टॉपिक है। इन्हीं कड़ी में अब पार्टिसिपेंट्स को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा रीना डोडिया को। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा विषय है कि इंडिया बनने के लिए हम भारत नहीं बन पाए। यह विषय ना सिर्फ हमारी पहचान और हमारी आत्मा का परिचय है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, जो ये दर्शाता है कि हमारी पहचान भारत के रूप में है, परंतु समय के साथ हम स्वयं को इंडिया के रूप में पहचानने लगे। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत, यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में दर्शाया गया है, परंतु हम देखें तो इसमें काफी अंतर है। अगर हम भारत शब्द की बात करें और इंडिया शब्द की बात करें तो यह सिर्फ एक नामकरण मात्र का परिवर्तन नहीं है, अपितु यह हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं और विभिन्न संस्कृतियां एक साथ मिलकर एक सुंदर माला की तरह है, और यह सभ्यता, यह संस्कृति और यह मूल्य हमें एक विशेष पहचान प्रदान करते हैं। वहीं अगर हम इंडिया शब्द की बात करें तो यह एक पाश्चात्य दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो हमें हमारी जड़ों से दूर ले जाता है और हमारी जो पहचान है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है, हमारी वास्तविकता से हमें दूर ले जाता है। एक वाक्य है अंग्रेजी का, जो हमने सभी ने कभी ना कभी हमारे जीवन में जरूर उपयोग किया होगा, और वो है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, परंतु ना जंग भारतीय शब्द है, ना जायज भारतीय शब्द हो, ना इश्क भारतीय शब्द है। आप हमारी भारतीय भाषा हो, चाहे वो बांग्ला हो, गुजराती हो, मराठी हो या कोई सी भी हिंदी हो, उसमें किसी भी भाषा में देखिए आपको कहीं ये कहावत नहीं मिलेगी कि प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है, क्योंकि हमारे आदर्श ये नहीं थे। मुझे अज्ञे जी की कुछ पंक्तियां याद आती है जिनमें उन्होंने प्रेम को परिभाषित करते हुए कहा है कि वे मुर्दे हैं जिन्हें प्रेम अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी है जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध होकर देख लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा है
यह प्रेम स्वयं यज्ञ की ज्वाला है। हमारे यहाँ प्रेम का अर्थ त्याग और युद्ध का अर्थ धर्म होता था। हमारे यहाँ प्रेम का अर्थ पवित्रता और ब्रह्मचर्य और सतीत्व होता था, एक पवित्र भावना होती थी। परंतु आज हम इस दृष्टिकोण से एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर ब्रह्मचर्य और सतीत्व की जगह पर हम एक काम वासना और भोग विलासिता की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, जो कि पाश्चात्य की दृष्टिकोण है, ना कि हमारा दृष्टिकोण है। वहीं अगर युद्ध की हम बात करें तो हमारे यहाँ युद्ध का धर्म यह होता है कि मैं महाभारत का एक प्रसंग आपको बताना चाहूंगी, जिसमें कर्ण और अर्जुन के युद्ध का एक प्रसंग होता है, जिसमें नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के समक्ष आता है और उससे कहता है कि जितना अर्जुन तुम्हारा शत्रु है उतना मेरा भी शत्रु है, और तुम मुझे तुम्हारे तीर पर चढ़कर उसके रथ तक जाने दो तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा शत्रु भी नष्ट हो जाएगा। तो इस समय एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वालों के समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देते हैं। उस समय कर्ण कहते हैं कि हे नागराज, तुम्हारी सहायता से मैं युद्ध तो जीत जाऊंगा, परंतु मैं आने वाली मानवता को क्या मुख दिखलाऊंगा। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है और ये हमारे संस्कार नहीं है। और सिर्फ ये उदाहरण नहीं, हमारे देश में हमारा इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमारे राजा, हम देखते हैं कि हम कभी निहत्थे शत्रु पे शस्त्र से वार नहीं करते थे। ऐसे हमारे कई असूल रहे थे कि जहां परिजन और मित्र तो दूर की बात है, परंतु हम हमारे शत्रु के साथ भी छल नहीं करते थे। और आज का एक युग ऐसा आ गया है जहां पर हम 2 हाथ जमीन के लिए अपने भाई का गला काट देते हैं। एक ऐसे युग की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं जहां हम अपनी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं और हमारी करुणा को खोते जा रहे हैं। एक ऐसे युग की तरह हम बढ़ रहे हैं और ये प्रभाव सिर्फ हमारे समाज पर नहीं है, ये प्रभाव हमारी राजनीति पर भी पड़ा है। हमारे राजनीति में भी परिवर्तन आया है। मुझे याद आता है वो दौर जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और जब जिनेवा में उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, जो कि उनके प्रतिपक्ष के नेता थे। और वहां पर मौजूद पाकिस्तानी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि उनके यहाँ पर उनके देश में ऐसे राष्ट्रहित के कार्यों में भी कभी विपक्षी दल के नेता सहयोग नहीं करते थे। वे सिर्फ अपना निजी हित देखते थे और ये करने का प्रयास करते थे कि कैसे हमारी सरकार को गिराया जा सके। परंतु हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हमारी सोच ये कभी भी नहीं रही है, हमारी प्रकृति, हमारी परंपरा ये नहीं है। और वो कहते थे कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। हमारी ये प्रकृति थी राजनीति को लेकर। परंतु हमारी राजनीति इस तरह बदलने लगी कि हमारे राजनीतिक दल राष्ट्रीयता को महत्व को कम करके अपने निज हितों के महत्व को महत्व देने लगे और वो अपने निज स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म और जातिगत भेदभावों में हमको बांटने लगे। जाति की राजनीति करके हमारे देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने लगे। इस ओर हम अग्रसर होते जा रहे हैं। और सिर्फ ये परिवर्तन नहीं, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संस्कारों में कई चीजों में परिवर्तन आया था। एक ऐसा आता जा रहा है, एक ऐसा दौर था जब हमारे बड़ों का सम्मान करते थे, हमारे छोटों का मान करते थे। और कभी अपने बड़ों के सम्मान के लिए, शायद ये सब दौर आपने भी कई लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे बड़े खड़े रहते थे तो हम कभी उनके सामने पलंग पर नहीं बैठते थे। एक ऐसे दौर से हम गुजरे हैं। परंतु आज हमारा युवा इस और अग्रसर होता जा रहा है कि आज ये सारी मर्यादाएं, जिन आंखों में मर्यादाएं झलकती थी, जिन आंखों में शर्म रहती थी, आज वो मर्यादा और शर्म को हम कहीं और भूलकर एक हाथ में शराब और एक हाथ में सिगरेट लेकर बाहों में बाहें डालकर सरेआम हम अपने पूर्वजों, अपने वंशजों और अपने आदर्शों को गालियां देते हुए खुद को महान समझते हैं। आज हम इस ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। और क्या दृष्टिकोण है। एक मुझे बात याद आती है कि जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया था और वो जब उसको बंदी बनाने के बाद अब खाना और पानी भी एक मात्रा में देता था, और जब शाहजहां उसे कहता है कि तुम मेरे पानी की मात्रा बढ़ा दो, तब वो उसको मना करता है। तब शाहजहां उसे कहता है, मुझे फारसी की एक कविता है जो याद नहीं आ रही, परंतु उसमें उसने कहा था कि तू मुझे पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रहा है, परंतु तुझसे कहीं गुना बेहतर है वो काफिर हिंदू जो पितृपक्ष में भी अपने पूर्वजों को पानी देते हैं। ऐसी परंपरा हमारी रही थी, ऐसी संस्कृति हमारी रही थी और ऐसे आदर्श हमारे थे। परंतु आज हम ऐसे युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां हम अपने वंशजों, अपने पूर्वजों सबको भुलाकर, आज अगर एक बच्चे से कोई उसकी माँ मोबाइल छीन ले
तो वो बच्चा अपनी माँ की हत्या कर देते। आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ते हैं। और महाराष्ट्र की मुझे एक घटना याद आती है, जहां पर बच्चे ने माँ से नशे के लिए पैसे मांगे कि उसे शराब का नशा करना है, और माँ जब उसे मना कर देती है तो वो बच्चा अपनी माँ की हत्या कर देता है और उसके शरीर के अंगों को निकालकर गर्म करके तवे पे नमक डालकर खा जाता है। आज हम इस ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, आज हम अपने आदर्श को इस प्रकार भुलाते जा रहे हैं। वो किताबें जिसका एक कॉपी का एक पेज खोलकर हम सबसे पहले लिखते थे श्री गणेशाय नमः, जिसको हम सरस्वती का स्वरूप मानते थे, आज वो किताबें सड़कों पर बिकती है। और जिन जूतों को, जिन चमड़े के जूतों को हम पैरों में पहनते थे, आज वो जूते मॉलों में बिक रहे हैं, आज वो बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रहे हैं। सोचिए हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को हम किस तरह भुलाते जा रहे हैं। हम एक आधुनिकता के दौर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि आवश्यक भी है, परंतु इस दौर में कितना उचित है कि हम अपने आदर्शों को भुला दें। इनको संजोए रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसको हमें संजोए के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इनको संजो कर नहीं रखा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या मुख दिखलाएंगे, उनको कैसे बताएंगे हमारी गौरवशाली परंपराओं के बारे में। इस तरह हम एक ऐसे भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां पर हम अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ संबंध 7 जन्मों के होते थे, अगर एक बार संबंध जुड़ा तो हम 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे करते थे। आज वहीं छोटी छोटी बातों पर 7 दिन भी रिश्ते नहीं चलते हैं और तलाक हो जाते हैं। ना तलाक शब्द आपको हमारी संस्कृति में मिलेगा, क्योंकि हमने कभी रिश्तों को तोड़ने पर जोर ही नहीं दिया। ऐसी परंपराएं हमारी रही है, ऐसा इतिहास हमारा रहा है और ऐसे गौरवान्वित आदर्श हमारे रहे हैं, परंतु आज हम इसे भुलाते जा रहे हैं। और इस विषय पर कहीं अधिक चर्चाएं की जा सकती है, बहुत कुछ चर्चा है जो इस पे बोला जा सकता है, और वर्तमान में बहुत ऐसी दशा है जिन पर आज चर्चा बहुत अधिक की जा सकती है, परंतु जैसा कि समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद रीना। कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें से कोट करना चाहूंगा मैं, जैसे प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण और ब्रह्मचर्य, जो हमारे जीवन को अमृत तुल्य समान बनाता है। सही बात है? जो बात इन्होंने कही कि दिन पर दिन हम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को भूलते जा रहे हैं। कुछ रीना ने एक नवीन भारत, जैसा कि हम भारत चाहते हैं वास्तविकता में, वो परिभाषा रखने की इन्होंने प्रयास किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहूंगा आप अच्छे से समझे भी होंगे इसे। दूसरी कड़ी में बुलाना चाहूंगा मैं कोमल आंजना को, क्या है और अपने संबंधित टॉपिक पे बोले। नमस्ते, मेरा नाम है कोमल आंजना और आज आप सभी को मेरी तरफ से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और महात्मा गांधी जी का एक विचार है जो मुझे याद आ रहा है कि अगर आपको परिवर्तन लाना है तो खुद से परिवर्तन लाना होगा सबसे पहले। मेरा टॉपिक है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक सिद्धांत है जो पत्रकारों और मीडिया संगठनों को बिना सरकारी हस्तक्षेप के स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम इतिहास के दौर से ही देखते आ रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व बहुत अधिक रहा है। जैसे कि हम देखें तो महात्मा गांधी जी यंग इंडिया, नवजीवन, ऐसे कई सारे समाचार पत्र निकाले थे। इसी प्रकार तिलक ने मराठा, ऐसे कई सारे समाचार पत्र निकाले जो अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हुए और उन्हें अपने देश को छोड़ने के लिए उन्हें इन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ऐसे में हम देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता ये अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन से प्रेरित भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई है, लेकिन इसको अनुच्छेद 19A के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता राज्य और नागरिक संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता शासन तंत्र पर नजर रखने के साथ साथ उसको सहयोग भी प्रदान करती है और इसी कारण प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही शिक्षित अशिक्षित सभी लोगों को एक जागरूकता प्रदान की जाती है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें भी प्रेस के माध्यम से सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। धन्यवाद कोमल, आपने प्रेस की स्वतंत्रता पर अपने विचार रखे। प्रेस का महत्व हम यूं ही समझ सकते हैं कि सुबह के चाय के साथ हमें समाचार पत्र की आवश्यकता पड़ती है, एक तलब रहती है। क्या है वो? प्रेस की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। जब हम देखेंगे स्वतंत्रता के दौर में
तो जितने भी क्रांतिकारी हुए, कहीं ना कहीं उन्होंने समाचार पत्र और ऐसे माध्यमों का उपयोग किया जिस पर वो जो हमारी आम जनता है उन तक अपनी बात पहुंचा सके, स्वतंत्रता की बात पहुंचा सके। तो अब मैं आगे बुलाना चाहूंगा सोनाली पवार को कि वो आए और अपने संबंधित टॉपिक पे बात रखें। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ सम्राट अशोक और छत्रपति शिवाजी जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रंग, मजहब और रूप बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। गणमान्य शिक्षक और सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं सोनाली पवार आप सभी के समक्ष विषय टू बी इंडिया वी फेल्ड टू बी एस भारत पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महोदय, यदि सबसे पहले विषय के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सबसे पहले इंडिया और भारत के बीच अंतर ज्ञात करें। इंडिया जिस शब्द की उत्पत्ति भारत में प्रवाहमान सिंधु नदी से हुई है, जिसको इंडो ईरानियों द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया गया और सिंधु से हिंदू और हिंदू से इंदु कहा गया। तो क्या आज तक हम एक ऐसे नाम के साथ हमारे देश के गौरवान्वित नाम को जोड़ते आ रहे हैं जिसको विदेशियों द्वारा दिया गया है? और यदि वही बात भारत की जाए तो भारत का हमें उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है, जहां लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य दक्षिणेश्च हिमालय यत् वर्षम यत् भारतम नाम भारती संतति। अर्थात हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश है वह है भारत और वह हम है भारतीय। आज हम सभ्यता के रूप में बहुत आगे आ गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद से लेकर विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधान तक, 4000 वर्ष पूर्व पुष्पक विमान के निर्माण से लेकर तेजस और मिराज के निर्माण तक आज हम सभ्यता के रूप में बहुत आगे आ गए हैं। आज जब हम सूर्य चंद्र की पूजा से लेकर चंद्रयान और मंगलयान के तहत वहां जाने तक आज हम सभ्यता के रूप में बहुत आगे आ गए हैं। पर क्या इन सब के बीच हम हमारी संस्कृति को कहीं पीछे छोड़ आए हैं? जी हाँ, इसका साक्षात उदाहरण हमें हमारे पहनावे, रंग रूप आदि के रूप में दिखाई देता है। आज हम खाने में मक्का, ज्वार, बाजरा नहीं बल्कि चाइनीज नूडल्स और मोमोज खाते हैं। आज का हमारा पहनावा पारंपरिक नहीं बल्कि जींस शर्ट में आ गया है। मैं आज भी उस देश में रहती हूँ जहां गोरे लोगों को देश छोड़े 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु आज भी हम उसी हीन भावना के साथ जी रहे हैं और हम अपनी त्वचा को गोरा करने के लिए हर प्रकार के फिल्टर्स और क्रीम आदि लगाते आ रहे हैं। आज हमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, कॉपरनिकस का सिद्धांत, न्यूटन आदि के बारे में जानकारी है, पर हम क्या ये जानते हैं कि उनसे भी हजारों वर्ष पूर्व कॉपरनिकस के सिद्धांत देने से पूर्व आर्यभट्ट द्वारा या भास्कराचार्य द्वारा यह सिद्धांत दिया जा चुका था कि हमारा जो धरती है वह गोल है और वह सूर्य के चक्कर लगाती है। जिस प्लास्टिक सर्जरी की बात हम करते हैं, हमको लगता है कि वो यूरोपियों की देन है, परंतु उसकी खोज हमारे भारत में की गई थी। आज हम यह भूल गए हैं कि भारत ही वह देश है जिसने विश्व को 0, पाई और दशमलव का मान दिया था। आज इन सब के बीच हम हमारी संस्कृति को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कभी किसी प्रकार का जातिवाद और धर्म के नाम पर युद्ध नहीं हुआ, परंतु 1905 में बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों द्वारा जो आग लगाई गई थी उसकी आग से आज तक मणिपुर जल रहा है। यह सब इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आज हम हमारी संस्कृति को भूल गए हैं। इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारी जिम्मेदारी है कि हर भारतीय की यह जिम्मेदारी है कि वह हमारी संस्कृति को समझे और अपने दायित्व को समझे। जिस भी भारतीय को अध्यात्म में रुचि हो वह स्वामी विवेकानंद और सरोजिनी नायडू की तरह विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करे। जिस किसी युवा को विज्ञान में रुचि हो वह नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दे तो वह विदेश के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए दे। एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि अगर यदि विदेशों में शादी हो तो वह भी पहनावे में हमारे यहाँ की चंदेरी और महेश्वरी पहने। एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि वहां के खाने में भारतीय मसालों का स्वाद हो और गाने में ध्रुपद और रास गाया जाए। धन्यवाद। अपने विचारों को बहुत ही ऊर्जावान तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। बताया कि जो आज दुनिया करने की कोशिश कर रही है
वो हमने कई हजार वर्ष पूर्व कर चुके हैं उसे। जो आज हम स्वदेश देखना चाहते हैं, उस स्वदेश की कहीं ना कहीं परिभाषा इन्होंने रखी। जो स्वर्णिम भारत का सपना जो हम देखे हुए हैं, वही परिभाषा इनके जो है विचारों में झलकी है। आगे मैं बुलाना चाहूंगा सावंत सिरोंजा को कि वह आए और अपने संबंधित विषय पर अपने विचार रखें। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार, आदरणीय गुरुजनों को और मेरे सहपाठी में आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा जो टॉपिक है वो है संसद में महिला आरक्षण, नए भारत का निर्माण। लेकिन इस टॉपिक पर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो महिला आरक्षण है वो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए कोई नया नहीं है। मैं आपको पुरातन संस्कृति में लेकर जाना चाहता हूँ। जहाँ हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि जो हमारी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से यदि बात करूँ तो ठीक है, पुरातन संस्कृति की हम बात करते हैं जहाँ पे वैदिक सभ्यता में हमारी जो मातृशक्ति है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संस्कृति का, वो हमारा मातृशक्ति का कॉन्सेप्ट रहा है। तो जो महिला आरक्षण है वह हमारे लिए कोई नया नहीं है, पर फिर भी संसद में उस महिला आरक्षण को लाया गया है। उसका एक मेन मोटिव क्या है, हमें इस पॉइंट को लेकर बात करना चाहिए। क्यों आया गया? पुरातन संस्कृति में हमारी मातृशक्ति को ये माना गया है कि सजन करता माना गया। जैसे कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, अब 9 दिन तक हम जो है वो ये कह सकते हैं कि जो हमारी मातृशक्ति है उन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं। तो ये जो सनातन संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं रिलेट करता है। और जो महिला आरक्षण का बिल है, ये एक जैसे कि हमारी जो संसद है, संसद में क्यों लाया गया इस चीज को, क्योंकि जो पुरुष प्रधानता है उसे कम करने के लिए कहीं ना कहीं इसको लाया गया। फॉर एग्जांपल कि हमारी जो संसद है वहां 545 सीटें एक्चुअल में रिप्रेजेंट है, लेकिन जो उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन है वो कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है 10% से भी कम है। तो उसको कहीं ना कहीं 33% बढ़ाया जाए, ये हमारी सरकार की या हमारे जो नागरिक हैं उनकी ये कहीं ना कहीं एक मंशा रही है। लेकिन ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारा पुरातन संस्कृति है, उसे हमें लेते हुए चलना चाहिए कि ये जो 33% का रिजर्वेशन आया, जिसे हमने नाम दिया है मातृशक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो 19 सितंबर को लागू हुआ है, सरकार ने इसको लागू किया है। और इसके तहत जो है हमारे विधानसभा और संसद में जो 33% आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा। पर इसके पहले भी यदि देखा जाए, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश और कई और अन्य राज्य पहले ही पंचायतों में और स्थानीय निकायों में 50% रिजर्वेशन दे चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें इसकी जरूरत पड़ गई। इसकी जरूरत हमें यही है, ये हमारे माइंडसेट, हमारे जो भारतीय लोगों का एक माइंडसेट, जैसा कि रीना ने कहा था और हमारे सहपाठी ने कहा था कि जो संस्कृति को छोड़ा जा रहा है भारतीयों के द्वारा, वही उसी को इंटरकनेक्ट करते हुए मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि जो महिला आरक्षण का मुद्दा उठा, ये उठा कहां से है? ये उठा इसी से है कि जो हमने बात रखना चाहिए, हमने महिलाओं को पीछे कर दिया। ये हमारी कमजोरी थी कि हमने उनको पीछे करा, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है, हमने उन्हें मातृशक्ति माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेंडर इक्वलिटी की बात पहुंचाते हुए सावंत सिरोंजा ने अपनी बात रखी है। आगे मैं बुलाना चाहूंगा ओजस्वी शर्मा को कि वो आए और अपनी बात रखें। I welcome and wish a very happy गांधी जयंती to all of you. आज मैं ओजस्वी शर्मा एक ऐसे विषय पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो आज हम सभी के जीवन का एक पार्ट बन चुका है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटीज पे आज हम बात करेंगे। अब वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अनेक पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैंने उन पॉसिबिलिटीज को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, और तो और आज हम एक स्पेस टूर भी कर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के पर्पसेस से तो आप सभी बहुत फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप सभी ने देखे होंगे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एनिमेटेड लेक्चर्स, और तो और AI चैट बॉक्स पे जाओ और अपनी आंसर राइटिंग अपलोड करो तो वो आपको फीडबैक्स और ग्रेडिंग भी दे देगा। हालांकि हमारे वेल एक्सपीरियंस टीचर से ज्यादा नहीं अच्छी दे सकता, लेकिन फिर भी काम चल सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आप सभी को पता है कि मेट्रो सिटीज में और उज्जैन में भी अभी शिवरात्रि थी, सावन सोमवार थे, ट्रैफिक एक मेजर इश्यूज है। तो AI बता सकता है कि कौन सी जगह पर कितना और कब ट्रैफिक मौजूद है, ताकि हम इससे
ट्रैफिक मैनेजमेंट, इवन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड। एआई बता सकता है कि क्लाइमेट चेंजेस कब और एआई बता सकता है कि क्लाइमेट चेंजेस और मिटिगेशन कब होंगे, और तो और हम पॉल्यूशन डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी एआई का प्रयोग कर सकते हैं। अब भाई पैसा सबको कमाना है, बिजनेस बहुत लोग कर रहे हैं, और जो यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो उसे ये पता होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बहुत समय जाया होता है। तो हम एआई का प्रयोग कर कर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इवन रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कंटेंट सबको बनाना है, तो कंटेंट क्रिएशन में भी एआई का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं अपने एआई असिस्टेंट पे जाऊं और बोलूं कि हे सीरी, मुझे एआई पर एक 4 से 5 मिनट की स्पीच लिख कर दो, तो वो मुझे मेरी स्पीच का कंटेंट लिख कर दे देगी और मैं अपने स्पीच कंपटीशन में उसे बोल दूंगी। और अब ये तो जमीन से जुड़ी बातें हो गई। अब हम एक अंतरिक्ष भ्रमण कर आते हैं। नेविगेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट। एआई बता सकता है कि हमारा स्पेसक्राफ्ट कितनी दूरी पर है, किस हालत में है, और उसे नेविगेट कर सकता है। इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन है हम एआई के थ्रू कर सकते हैं। एक तारे से दूसरे तारे पर हम एआई का प्रयोग करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेब्रीज, अवशेष, स्पेस में जो डेब्रीज मौजूद हैं हम उनका रिमूवल भी एआई का यूज कर सकते हैं। और अगर आप सभी सोचिए कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज आ जाएं कि हमें अपनी धरती को छोड़कर मून या मार्स पर जाना पड़े, तो यस, वी कैन यूज एआई इन अ वे कि वो प्लैनेटरी कॉलोनाइजेशन की प्लानिंग में भी हमारी हेल्प कर सकता है। अब ये तो सारी एडवर्टीजमेंट्स हो गई एआई के बारे में। अब हम एआई खुद के साथ बेनिफिट्स तो ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी लेकर आता है। और क्योंकि हम उसकी पॉसिबिलिटीज पर बात कर रहे हैं और हम इंसानों ने ही एआई को बनाया है, तो इसके चैलेंजेस को फेस कर उनका सोल्यूशन भी हमें ही देना होगा। तो सबसे पहला तो एम्प्लॉयमेंट। अब सब यही कर लेगा तो हम क्या करेंगे? तो दूसरा आता है कि एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर भी सवाल उठेगा। अब बोला जा सकता है कि एआई के डिसीजंस की जवाबदेही कौन लेगा? उसके अलावा सोशल इनइक्वालिटी पर भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो जॉब की जो डिजाइनिंग है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ट्रेनिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तीसरा कि एआई से सभी वेल नोन हो ऐसा इंश्योर कर सकते हैं। अब जैसे हम इंसानों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एआई इतना इंटेलिजेंट है तो एआई के पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए ताकि उसे कोई एक्सप्लॉइट या मिसयूज ना कर पाए? एआई पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगाए जाने चाहिए ताकि हम उसे नियंत्रित कर सके। तो ये सब कुछ सॉल्यूशंस हैं हमारे चैलेंजेस को लेकर। एंड एज वी एम्ब्रेस एआईज बेनिफिट्स, हमें उसके सावधानियों पर भी ध्यान देना होगा और हमें ये इंश्योर करना होगा कि एआई ह्यूमैनिटी को सर्व करे, नॉट द अदर वे अराउंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद ओजस्वी, हम सबको अंतरिक्ष भ्रमण कराने के लिए। एजुकेशन की फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में और जहां जहां भी संभावना हो सके वहां पर आज एआई का उपयोग हो रहा है। और वास्तविकता में जो रियल वर्ल्ड है वहां पर एआई बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने एडवांटेजेस भी बताया और डिसएडवांटेज भी बताया। अब आप लोगों को ये करना है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बेस्ट हो सकता है और क्या इसके भविष्य में नुकसान हो सकते हैं और क्या हमको उसमें निपटने में निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। अब आगे हम बुलाना चाहेंगे योगेश शर्मा को कि वो अपने संबंधित टॉपिक से नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, आज मैं एक ऐसे चित परिचित विषय पर बात करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहपाठी ने यही विषय चुना था और मेरा भी यही विषय है। विज्ञान, मानवता और तकनीकी को भविष्य में आकार प्रदान करने के लिए आज एक चीज बहुत चल रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम संक्षेप में एआई भी कह सकते हैं। इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा। तारों के बिछते जाल में, तारों के बिछते जहान में एआई एक ख्वाब है। एआई एक ख्वाब है जो अपने सपनों को सजग कर रहा है या
उन्हें दिखा रहा है। हम सपनों को जो हमने सोचा भी नहीं था पहले, वो चीजें आज हो रही हैं। एआई जो भविष्य में होने वाला है उसका अनुमान बता रहा है हमें कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है। जो हम पहले सोचते थे, विज्ञान कथाओं में सुनते थे, वो चीजें आज हो रही हैं। एआई के माध्यम से हम उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एआई ने न केवल कोई लगभग देश का, सारे दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा होगा जिसमें एआई का उपयोग नहीं हो रहा। एआई ने यातायात, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। एआई अच्छा है, कुछ चीज अच्छी होती है तो बुरी भी होती है। एआई अच्छा है, लेकिन इसका नैतिक उपयोग अगर नहीं होगा तो ये चीज बुरी भी है। एआई के द्वारा अनेक, एआई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे लिए आता है, क्या ये हमारी नौकरियां छीनेगा? सबके मन में यही सवाल आता है, क्या ये हमारी नौकरियां छीनेगा या फिर हमारे निजी जीवन में अनाधिकृत प्रवेश करेगा? लेकिन ऐसा नहीं, अगर इसका नैतिक उपयोग हो तो ये ऐसा नहीं करेगा। इसके लिए हमको नैतिकता का उपयोग करते हुए इसका नैतिक उपयोग करना जरूरी है। एआई आज का जो मुख्य विषय है, एआई के बारे में बात करते तो एआई वो सोच रहा है जो हम कभी सोचना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये होगा, आज वो हो रहा है एआई के माध्यम से। तो एआई ने लगभग हर क्षेत्र में, सभी दुनिया के हर क्षेत्र में सबको आगे बढ़ावा दिया है। एआई, मेरा मानना है कि एआई एक तकनीकी अवसर है। मानवता को इसको गले लगाकर स्वीकार करना चाहिए और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तकनीकी से बड़े हैं हम, तकनीकी से बड़े हैं हम, तकनीकी से बड़े हैं हम। रिश्ते नाते कहीं छूट ना जाएं, रिश्ते नाते कहीं छूट ना जाएं। एआई हो साथी पर याद रहे, एआई हो साथी पर याद रहे, इंसानियत की रीत छूट ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगेश, शायराना और बड़ी यूनिक वे में अपनी बात रखने के लिए और सभी को मनोरंजन भी देने के लिए। वो पहली वाली शायरी समझ में नहीं आई थी, पर बाद वाली थोड़ी सी ठीक थी। ठीक है, अब मैं भूमिका राठौर को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने संबंधित टॉपिक पे अपने विचार रखें। आओ चलो चलकर आवाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र की बातें तो बहुत कर ली हमने, अब प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, once Mahatma Gandhi said, freedom of press is a precious privilege that no country can forego. And even putting this statement after 77 years of his independence, I can assure, being a simple citizen of this country, I can assure that freedom of press is now no more a choice, but it has become a necessity. As since the childhood, we all are being taught that our India, also known as largest democracy in the world, yes, we should be proud of it. But what if I tell you that India ranks 159th out of 180 countries in Global Press Freedom Index? Shocking, isn't it? Moreover, as we know that our constitution provides us 6 fundamental rights, out of which we have right to freedom. Under that, we inculcate Article 19, Clause 1A, that deals with freedom of expression and speech. From where we get the concept of freedom of press. All of you might be thinking that, why am I telling you about Article 19? As all of us are been aware about it. No. But just imagine your life, like for 24 hours you don't have any access to the media, or including newspaper, magazines and any reporting channel. And if I ask any one of you, like you, that tell me that what was the recent event which took place in your residence, will you be able to tell me when you don't have any access to this media platform? Okay. I can surely tell that the answer will be no, whether it's me, you or any one of you. Okay. So now, getting to the point, from here we come to know that how crucially the 4th pillar of our democracy is working for us. Not only about information, but it is also functioning somewhere our day-to-day life, just like providing
us a basic information about our local areas, national level news, international affairs, and not only this, it is also somewhere functioning the power for the public to confront the political parties, and also it is somewhere promoting transparency and accountability. Now, Mike, now you might be wondering that how? So, a media is responsible for transparency and accountability as it is confronting the political parties and other powerful entities, so that the public without any hindrance can face any problem. And now getting to the challenges which are being associated with the media, that is biasness in the media. We have seen that in India it is very common that media has now become very biased, and the another problems which are being faced by the media is dominion of political parties, government interference, and some regulatory frameworks which are being working upon it. And now, being a citizen of the country, we also have some duties so that we can come forward and we can overcome these problems. For example, we can promote the media to be impartial, and certain boards must be set up so that some qualified boards must be set up that they can make their impartial judgments on the cases. And moreover, honorable audience, I, Bhumika Rathod, want to draw a line on my speech, and hence freedom of press is not just a part of democracy, it is a democracy. प्रेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अ डेमोक्रेसी, है ना। क्या समझे इससे कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता ही है। दुनिया के किसी कोने में क्या घट रहा है, भारत के किसी कोने में क्या घट रहा है, क्या कह रही है भारत की राजनीति, ठीक है, तो ये सब हमें कहां से पता चलेगा। भैया कोई स्वतंत्र होगा तभी तो वो इसी खबर हमें निकाल के देगा, जो चाहे राजनीति हमें ना बताना चाहे हमारे नेता हमको ना बताना चाहे अर्थव्यवस्था शायद हमें डगमगा रही हो और वो हम तक बात ना पहुंचे, पर पहुंचाएगी कौन, पहुंचाएगी प्रेस पहुंचाएगी। तो प्रेस की स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक है। दूसरी कड़ी में, और भूमिका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बातें, ये विचार आपके रखने के लिए। राधा को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने संबंधित टॉपिक से अपने विचार रखें। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है, ये गांधी जी के विचार हैं। आज आप सभी को गांधी जी, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम राधा आंजना है और आज मेरा विषय है सनातन धर्म, प्रासंगिकता और भ्रांतियां। तो सनातन धर्म का अर्थ बताते हुए सबसे पहले मैं ये एक श्लोक से शुरुआत करूंगी कि सनातनो ये धर्मः शाश्वतो नित्यः च सत्यस्य धर्मस्य च पालनम यत्र सर्वे गुणा धर्मः अर्थः कामः मोक्ष च साध्यते। अर्थात सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो अनंत धर्म है, यानी शाश्वत धर्म है, जो सदैव रहने वाला धर्म है, जिसमें सनातन का अर्थ शाश्वत और धर्म का अर्थ है नैतिकता, आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें हम देखते हैं कि सनातन धर्म जिसमें सदैव सत्य, अहिंसा, कर्तव्य, निष्ठा, धर्म पालन की बात की गई है, उसी सनातन धर्म में आगे हम देखते हैं कि एक ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न मार्गों और भिन्न भिन्न
पूजा पद्धतियों की बात की गई है। सनातन धर्म जिसका अध्ययन करने से कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित कर सकता है। उसी सनातन धर्म को प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न रूपों में परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सनातन धर्म में देखते थे कि वर्ण व्यवस्था, जो प्रारंभ में केवल कर्म के आधार पर थी। जो व्यक्ति जो कर्म करता था वो उसी वर्ण का जाना जाता था। जैसे कोई शिक्षा प्राप्त करता है तो वो ब्राह्मण है, कोई युद्ध करता है तो वो क्षत्रिय है, कोई व्यापार करता है तो वो वैश्य है, और जो दूसरों की सेवा करता है वो शूद्र है। लेकिन इसी प्राचीन काल के नियम ने आज आधुनिक काल में अपना अर्थ परिवर्तित कर लिया है, जिसने सनातन धर्म की जड़ों को परिवर्तित कर दिया है, जो कि आज केवल जन्म के आधार पर हो गई है। ब्राह्मण का पुत्र या पुत्री ब्राह्मण है, क्षत्रिय का पुत्र पुत्री क्षत्रिय है। इसी प्रकार हम वर्ण व्यवस्था के अर्थ में परिवर्तन देखते हैं। उसी प्रकार कहा जाता है, एक भ्रांति है कि सनातन धर्म ने ईश्वर को बांट दिया है। सनातन धर्म में अनेक ईश्वर है, केवल एक ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, अलग अलग ईश्वर है। लेकिन ये भी एक त्रुटि है इसके अर्थ में, क्योंकि सनातन धर्म में परम ईश्वर केवल एक है। केवल एक परम ईश्वर की शक्ति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ईश्वर की जो धन की शक्ति है उनको हमने लक्ष्मी का रूप दे दिया, ईश्वर की जो शिक्षा की शक्ति है उसको हमने सरस्वती का रूप दे दिया, ईश्वर का जो परम शक्ति जिसको हम भक्त कहते हैं उसको हमने हनुमान का रूप दे दिया, और ईश्वर का एक परम सत्य यानी कि मतलब एक जिसको हम बोलते हैं कि एक आदर्श रूप जिसको हमने भगवान श्री राम का रूप दे दिया, और भगवान की बाल लीलाएं जिनको हमने कृष्ण का नाम दे दिया या मोहन का नाम दे दिया। तो ये केवल भगवान की शक्तियां हैं, हमने भगवान को नहीं बांटा, केवल उनकी शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए हमने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आज भी हम बच्चे को एक ही नाम, उसका वास्तविक नाम केवल एक होता है, लेकिन उसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म में कुछ और भ्रांतियां है, जैसे यहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक मंत्र है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस धर्म में, जिस कुल में नारी को पूजा जाता है वहां पर देवता का वास होता है। तो हमने सनातन धर्म में नारियों को कभी भी अपमानित नहीं किया है। प्राचीन काल से हम देख सकते हैं कि सनातन धर्म में मैत्रेयी, अपाला, घोषा आदि जैसी कई विदुषी स्त्रियों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनको हम पूजते हैं। और आज भी हमें अनेक, जैसे नवरात्रि में हम अनेक माताओं को पूजते हैं। 9 माता, 9 नहीं है, मतलब अनेक है, लेकिन केवल हम उनके 9 रूपों को पूजते हैं। तो इसी प्रकार हमने नारियों को कभी भी अपमानित नहीं किया है। और हम प्राचीन काल में देखते हैं कि पुत्र अपनी माताओं के नाम पर अपने नाम को व्यक्त करते थे। अपने परिचय स्पष्ट करने के लिए पहले अपने माता के नाम से शुरुआत करते थे। और उसी प्रकार कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे कि सनातन धर्म ने जो समाज को दिया है, सनातन धर्म ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को एक ऐसी परम शक्ति दी है जिसको हम ध्यान या योग बोलते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, जिसका पालन करके व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन स्थापित कर सकता है। और इसी प्रकार सनातन धर्म जिसमें आज हम जिस मनोविज्ञान की बात करते हैं उसकी जड़ें सनातन धर्म से है। सनातन धर्म में भगवत गीता का नाम हम सबको पता है। सनातन धर्म में भगवत गीता मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पुस्तक है, जिसमें समस्त नैतिक गुणों और समस्त नैतिक रूपों के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रेम, युद्ध, घृणा, ईर्ष्या, कर्तव्य, धर्म सबके बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। तो सनातन धर्म केवल किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है, इसमें सभी व्यक्ति के मतलब पूरे संसार के धर्म को हम इसमें जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म ने एक और चीज दी है जो समस्त विश्व में आज हम अगर पालन करें तो एक अलग परिवेश में ले जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रकृति पूजा। सनातन धर्म ने प्रकृति पूजा पर बल दिया है, जैसे नदियों की पूजा है, पर्वतों की पूजा है, पेड़ों की पूजा है। लेकिन आज मतलब प्राचीन काल से आधुनिक काल में जो परिवर्तन हुए हैं उसमें हम नदियों को दूषित कर रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं। ये सनातन धर्म की देन नहीं है, सनातन धर्म के अर्थ में परिवर्तन करने से हुआ है। उसी प्रकार हम बोलते हैं पशु बलि, ये भी सनातन धर्म में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं है कि पशु यज्ञ आदि में पशु बलि दी जाती है, बल्कि सनातन धर्म में ये कहा गया था कि पशुओं को यज्ञ करते समय यज्ञ स्थल पर लाया जाता है और उनको दान किया जाता है, जिसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। और ये कहा जाता है कि
यज्ञ के समय पशुओं की बलि दी जाती थी। और सनातन धर्म को विज्ञान से जोड़ते हुए हम ये कहते हैं कि सनातन धर्म में कर्मकांड होते हैं, यज्ञ आदि से ये भ्रांतियां हैं। लेकिन सनातन धर्म में यज्ञ करते समय जिन रासायनिक प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उसके आसपास के पर्यावरण में शुद्धियां होती है, बीमारियां दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा का परिवेश नहीं होता है। इसी के अंत करते हुए मैं एक श्लोक सुनाना चाहूंगी कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेह नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अर्थात जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी भी प्रकार एक ही सागर में जा मिलता है, उसी प्रकार किसी भी रूप में भगवान की उपासना एक ही परमेश्वर को जा मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद कोमल, राधा ने विचार रखने के लिए। कण कण में ईश्वर, जन जन में ईश्वर, अर्थात मानवता की सेवा, समाज की सेवा, और जो विचार हम लेके चल रहे वासुदेव कुटुंबकम का, यही राधा ने अपने विचारों में रखने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा मैं विशाल आंजना को कि वे आए और अपने संबंधित टॉपिक से अपने विचार रखें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय निरीक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं आज बात करना चाहूँगा फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। तो क्या है फ्रीडम ऑफ प्रेस? फ्रीडम ऑफ प्रेस एक मुख्य संगठित है जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में बताया गया है कि मैं रिपीट करना चाहूँगा, सॉरी। फ्रीडम ऑफ प्रेस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो प्रेस के लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट ए में बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 में मेंशन है, लेकिन ऐसा उसमें मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी उसके रिलेटेड कुछ केसेस वगैरह भी हुए थे, जैसे वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया गया था कि कोई भी समाचार पत्र के विषय पर अपना विचार अपनी बात रखता है और उसके बारे में उससे कोई रोकता है तो वह व्यक्तित्व के स्वतंत्रता का अतिक्रमण रहेगा। और वैसे ही अपने फंडामेंटल राइट्स में यह बताया गया है कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक राइट है जो अपनी बात, अपना विचार रख सकता है और अपनी मांग कर सकता है। और वहीं राष्ट्रीय और इतिहास इसकी फ्रीडम ऑफ प्रेस की अपन बात करें तो आज के जमाना फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन देख रहे हैं कि अब यहाँ ऑनलाइन वो और ऑफलाइन दोनों चीज में अपने को अवेलेबल है। अपन फोन पे एक बार खोलेंगे तो अपने को सारी न्यूज वगैरह पता चल जाएगी, अपने देश में क्या चल रहा है वो सब पता चल जाएगा। बाकी जैसे आजकल ये अपराध वगैरह बहुत चल रहे हैं, जैसे थोड़े टाइम पहले रेप केसेस वगैरह बहुत चल रहे थे। अगर ये प्रेस वगैरह, मीडिया वगैरह नहीं रहते तो रेप वगैरह के किसी को कुछ खबर भी नहीं रहती और कोई अलर्ट भी नहीं रह पाता उसके बारे में। और जैसे अभी एक्शन ले रहे इस तरह उस पर कुछ एक्शन वगैरह भी नहीं ले पाते थे। और अपने देश में भारत में भ्रष्टाचार वगैरह बहुत चल रहा है और भ्रष्टाचार के चलते ही मतलब मीडिया वगैरह कोई रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी नेता के बारे में कोई नेता गलत काम कर रहा है उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो नेता मीडिया वालों को धमकाते हैं, उनको डराते हैं और डरा के उनको रखते हैं। वो तो ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे मीडिया वाले, पत्रकार वगैरह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह हिंसा और धमकियों से बचे। थैंक यू। धन्यवाद विशाल। प्रेस की फ्रीडम के लिए आप जो अपने विचार रख के गए और कुछ कानून भी बताए। अब मैं विकास शर्मा को बुलाना चाहूंगा। यहाँ पे उपस्थित में जजेस को मेरा नमस्कार और शिक्षकगण को मेरा नमस्कार और मेरे सभी मित्रगण को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभावनाओं की खोज करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। यह तकनीक हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है और हमें हमारे जीवन में नए अवसर प्रदान करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों और
डॉक्टरों को नई डिजाइन करते, मतलब नए तकनीकों से आगे बढ़ाते हो, बुद्धिमत्ता को आगे ये करती। ये तकनीक है एआई, मतलब इसे हम शॉर्ट में देखें तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह तकनीक इसकी एआई के मतलब संभावना की बात करते हैं तो यह स्वास्थ्य में हमें मशीनों के तरह से डॉक्टरों की मदद कर सकता है, मशीनें डॉक्टरों की मदद कर सकती है। यह शिक्षा में आगे ले जा सकती है और उत्पादन में वृद्धि ला सकती है। और अगर मशीनें काम करे, ये इससे हमें अगर उत्पादन में वृद्धि, अगर मशीनें काम करेगी तो समय की बचत होगी। तो जहाँ लोग 8 घंटे काम करते हैं वहाँ मशीनें 12 घंटे काम करेगी। और यह व्यक्ति है जो दिव्यांग लोग रहते हैं उनकी सहायता में भी मदद कर सकती है एआई, हाथ पैर और इनमें मदद कर सकती है। और शिक्षा स्वास्थ्य इनमें मदद कर सकती है। और हम इसके चुनौतियों की बात करते हैं तो अगर मशीनें काम करने लग जाएगी तो लोगों का रोजगार छिन जाएगा, लोगों का रोजगार छिनेगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, अगर बेरोजगार होंगे तो वो गलत काम भी कर सकते हैं। अगर लोग बेरोजगार गलत काम करेंगे, 2 नंबर धंधा, मतलब हाँ वो टॉपिक से, लेकिन वो गलत काम जरूर उठाएंगे क्योंकि उनका रोजगार छिन गया, परिवार कैसे चलाएंगे वो अपना। और एआई मतलब मशीनें काम करेगी तो, और अगर मशीनें गलत काम भी कर सकते हैं, अगर वो खराब हो गए तो काम भी रुक सकता है। अगर उनको मजदूरों की आवश्यकता होगी जिससे वापस से लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें मशीनें गलत काम कर सकती है क्योंकि उनका दुरुपयोग हो सकता है। और एआई में मतलब इससे हम पता भी लगा सकते हैं कि डिजिटल की तरह हमारा भारत देश इसमें आगे भी बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। और एआई और इसमें नई तकनीकों का उपचार हो रहा है। इससे हमारे देश में आगे शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा में अगर जो लोग शिक्षित नहीं उनसे डिजिटल बोर्ड और इनसे पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ बच्चे बाहर रहकर जो कर रहे हैं, जो घर पे अगर जिनका मतलब घर से सक्षम नहीं है तो उसके माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं डिजिटल उसमें। और एआई, थैंक यू। धन्यवाद विकास, आपके विचार रखने के लिए और हमें बताने के लिए कि एआई से हम कैसे काम ले सकते हैं। इसी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा हरिओम शर्मा को कि वे आए और अपने संबंधित टॉपिक से अपने विचार रखें। सर्वप्रथम मेरे आदरणीय गुरुजनों, सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आज गांधी जयंती की आप सबको सभी से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा टॉपिक थोड़ा सा लोकतंत्र को लेकर है। सबसे पहले हम इस शब्द की अगर बात करें लोकतंत्र की, लोकतंत्र एक व्यवस्था है, जो ऐसी व्यवस्था है जो हमारे जो आसपास जो होता है एनवायरनमेंट उसको अच्छे से लगा सके हम। जैसे कि किसी को लोकतंत्र हम सबसे पहले इस्टेब्लिश, अगर इसके इतिहास में जाएं अगर हमें, तो लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी के शब्द जो है 2 होते हैं। डेमोस होता है, उसके बाद होता है टेटोस। डेमोस का अर्थ होता है जनता और टेटोस का होता है शक्ति। तो मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि जनता के हाथों में शक्ति। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र की परिभाषा को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि जो होता है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, उन्होंने ऐसा कहा था। इस सिद्धांत को हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र भी इसी के आधार पर हम लोकतंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम सीधा अगर जनता किसी कानूनी कार्रवाई में सीधी तरीके से भागीदारी करती है तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर जनता किसी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अगर उसमें भाग लेती है तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसे में हम
डेमोक्रेसी में चौथे पिलर के रूप में हम देखते हैं अभिव्यक्ति को, प्रेस की स्वतंत्रता को। प्रेस जो होती है, देखते हैं हम कि समाचार हम जिसे कहते हैं, सुबह की चाय से लेकर शाम के खाने तक हम इसमें प्रेस देखते हैं कि हमें दिनचर्या, हमारे देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसका बारी बारी से हम उसकी जानकारी देख सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता होगी। उसके बाद लोकतंत्र के एक, अगर हम इस इतिहास में देखें तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक दुर्घटना के रूप से हम देख सकते हैं उसको, सारी की सारी कानूनी कार्रवाई धरी की धरी रह गई थी और सभी की सभी जो शक्तियां हैं उनको कटघरों में भेज दिया गया था, जिससे लोकतंत्र के लिए काफी बड़े धक्के की बात हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके अर्थ हम ये देखें कि अगर जनता के पास शक्ति है तो समय रहते ही हम बिना किसी देरी के हम उसको वापस स्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई हमारे ऊपर तानाशाही नहीं हो सकती। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है ना, शक्ति के रूप में उभरता है। लोकतंत्र जो है एक शब्द पिछले सालों से कहा गया है कि कोई कहते हैं कि हमें एक शब्द दे दिया जाए कि हाँ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी जो है हमारी खुद की उत्पत्ति है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी ली है कि वो ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। इससे कई उदाहरण हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अगर हम इसका सही इम्प्लीमेंट करें तो हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारी बिना परमिशन के कोई व्यक्ति हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम मेरी बात को अंतिम रखते हुए मैं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। धन्यवाद हरिओम, जो आपने लोकतंत्र के प्रति अपने विचार रखे। और मैं अंतिम में बुलाना चाहूंगा चंचल शर्मा को कि वे आए और संबंधित टॉपिक पे अपने विचार रखें। नमस्ते, मेरा टॉपिक है इंडिया बनने के लिए हम भारत नहीं बन पाए थे। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और गहरा वाक्य है। इसका मतलब है कि तकनीकी और आधुनिकता और विकसितता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमने इस प्रक्रिया में जिस भारत के बारे में हमने सोचा था, जिस विकसित भारत के बारे में हमने सोचा था, क्या उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या मतलब असली मूल्यों और जड़ों से जुड़े भारत को मजबूत बना पाए हैं? हमारा संविधान जो हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देता है, लेकिन क्या यह अधिकार सभी तक पहुंच पा रहा है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में अधिकार अभी तक पहुंच पाया है? अक्सर हम इंडिया और भारत के बीच की खाई की बात करते हैं। इंडिया का मतलब है कि इसका मतलब है कि प्रगति, और भारत का मतलब है उसकी सांस्कृतिक धरोहर, विविधताओं के बारे में। लेकिन क्या भारत के इन बुनियादी सिद्धांतों को हम मजबूत कर पाए हैं? इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि हमें मिलकर ये समझना होगा कि असली शक्ति हमारी एकता में, ना कि विभाजन और भेदभाव में। धन्यवाद। भारत के वास्तविक और सिद्धांतों पर जोर देते हुए अपनी बात को रखने के लिए धन्यवाद चंचल। अब मैं अंतिम कड़ी में बुलाना चाहूंगा शिवानी जाट को कि वो आए और संबंधित टॉपिक पर अपने विचार रखें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे सभी शिक्षक गणों को मेरा नमस्कार और मेरे साथी गणों को सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवानी जाट है। मैं बात करना चाहती हूँ संसद में महिलाओं के आरक्षण के विषय पर। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि वर्डिक्ट अभी आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, संसद में जो महिलाओं के आरक्षण की हम बातें कर रहे हैं 33% आरक्षण की हम लेके अभी आए हैं संसद में, ठीक है। अगर हम महिलाओं के आरक्षण के विषय में अगर बातें करते हैं तो हम देखते हैं प्राचीन काल में जब हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं, वो एक दौर था जहां पर पूरा ही साम्राज्य मात्र सत्तात्मक साम्राज्य था, और आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमने साम्राज्य को पितृ सत्तात्मक कर दिया है, ताकि हम महिलाओं पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे। महिलाओं को हम हमेशा पीछे ही छोड़ देते हैं, हम उनकी प्रगति को देख ही नहीं पा रहे हैं कि महिलाएं किस किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, किस किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है। अभी हम देखें तो हमारे देश के जो सर्वोच्च नागरिक होते हैं
राष्ट्रपति, वो स्वयं एक महिला है और वो भी ऐसे वर्ग से आती है, जनजाति वर्ग से आती है जहां पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट या विकास उनका नहीं हो पाया है किसी भी तरीके से। वो अगर इतने बड़े पद पर जा सकती हैं, अगर वो पूरे देश को संचालित कर सकती है, उसका प्रतिनिधित्व कर सकती है पूरे विश्व में, तो अवश्य ही हर एक महिला हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती है। जैसे कि हम बात करेंगे मनु भाकर की, अभी अभी हमने ओलंपिक्स में देखा है, वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। हम गुंजन सक्सेना की बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, हमेशा से कोशिश करती है। बट जो महिला आरक्षण की अभी हम जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम देख पा रहे हैं संसद में वर्तमान में केवल 15% महिलाएं ही अभी मतलब प्रेजेंट हो पा रही हैं। बाकी जो महिलाएं वो एक सीमित क्षेत्र तक रह गई हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं की जो संख्या है वो अवश्य ही ज्यादा होगी, पर महिलाएं केवल वो ही आगे बढ़ पा रही है जिनको स्वतंत्रता मिल पा रही है, जिनको घर से थोड़ी भी निकलने की इजाजत मिल पा रही है या उनको थोड़ी सी भी शिक्षा मिल पा रही है। 80% महिलाएं ऐसी है जो केवल और केवल घर गृहस्थी में बस कर रह चुकी है, वो उन सब चीजों से निकल के बाहर आ ही नहीं पा रही है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को शिक्षित करना है और उनके बीच में जागरूकता उत्पन्न करना है। जब तक हम उनमें जागरूकता उत्पन्न नहीं कर पाएंगे तब तक हम ये चांसेस मान ही नहीं सकते हैं कि महिलाएं कभी भी आके ऊपर उठ सकती है। तो सबसे बेसिक चीज जो है वो है कि हर फैमिली को ये समझना चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, सबके लिए शिक्षा बराबर होती है, सबके लिए बाहर निकलना, समाज को देखना और अपने विचारों को रखना सबके लिए समान होता है। उसी के बाद में हम इस जो हमारा संसद में जो हम महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं उसको हम फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि महिलाएं तो चाहती है, बहुत कुछ चाहती है, बट जब तक हम उन्हें स्वतंत्र नहीं करेंगे तब तक वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमें मानवता की रक्षा करनी है तो हमें नारी को सशक्त करना है, उसका संरक्षण करना है, तभी हम मानवता की रक्षा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शिवानी अपने विचार रखने के लिए। काफी अच्छा है जो है चल रहे हैं, हम अपने विचार रख रहे हैं, है ना। इसी कड़ी में मैं पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ कि ये अंतिम, और वो मेरे वर्ड्स पे मत जाना क्योंकि नाम जुड़ते जा रहे हैं। अभी एक और नाम आया तो मैं ज्योति को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और संबंधित टॉपिक पे अपने विचार रखें। भारत उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में महासागर तक और उसमें निवास करने वाले हम सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय है सनातन धर्म से संबंधित प्रासंगिकता और उसकी भ्रांतियां। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत, अर्थात सदा बने रहने वाला। उसका ना तो कोई अंत किया जा सकता है ना अंत है। क्या सनातन धर्म की अपने आप में कोई भ्रांतियां नहीं है, उन्हें हमने उत्पन्न किया है। जैसे कि सनातन धर्म हमें पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में और हमें जीवन जीने का सही तरीका बतलाता है, ना कि हमें यह सीख देता है कि हम विभिन्न संप्रदायों या विभिन्न धर्म के नाम पर खुद के धर्म को उत्कृष्ट मानते हुए दूसरे के धर्म को निचला समझे। ऐसे यह सीख हमें वह नहीं देता है। वह हमें सिखलाता है कि यह हम पूरे विश्व में जितने भी निवासरत नागरिक या जो है हम सभी एक परिवार के रूप में है। सनातन धर्म हमें हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है और एक सनातन व्यक्ति सिर्फ तिलक लगाकर या पूजा पाठ कर कोई सनातनी नहीं हो सकता है। सनातन होने के लिए उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आत्मसंयम जैसे गुणों का समावेशन होना चाहिए। जैसे कि हम हमारे ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो उसमें बतलाया गया है कि वहां पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें यह कहा गया था कि वो कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित थी। और जो वर्तमान में जो है हमने उसके अर्थ को ही बदल दिया है और हमने उसे अपने जन्म पर आधारित कर दिया है। जैसे कि अगर जो मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है और मैं किसी को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती हूँ तो मैं ब्राह्मण कुल की मानी जाऊंगी, ऐसा उसमें बताया गया था। लेकिन आज जो है वो जन्म पर आधारित हो गया। जैसे मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है तो मैं क्षत्रिय से ही रहूंगी या फिर मेरा कार्य जो कुछ भी रहा हो। और जैसे हम नारी के सम्मान की बात करते हैं तो प्राचीन काल में जैसे नारी हड़प्पा काल जो था वो पूरा मात्र सत्तात्मक था और ऋग्वेद में तो लड़कियों के उपनयन संस्कार की बात की गई। उन्हें सभा तथा समिति जैसी संस्थाओं में भाग लेने का और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त था। जैसे आज जो वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है, जो बलात्कार के जो केस बढ़ रहे हैं, क्या
सनातन धर्म हमें यह सीख देता है, वह तो हमें सनातन धर्म में तो नारियों को देवी के समान माना गया है और उसकी पूजा की जाती थी। अगर जो हम वर्तमान में अगर जो हम नारी को अशुभ मानते तो उससे जन्म लिया हुआ पुरुष कैसे शुभ हो सकता है। और धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति। मैं अंत में कहना चाहूंगा ज्योति ने जो टॉपिक उठाया उसी के संबंध में कि पवित्र थे उसके विचार और पवित्र है उसके विचार, पवित्र है उसके सिद्धांत। अपवित्र तो वो जब हुआ जब मानव ने अपने लालच को उससे जोड़कर देखा। ऐसा ही है हमारा सनातन धर्म। अंतिम में मैं अखिलेश सर और रोहित सर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आए और अपनी जो विचार है उस पर वो कहें और जो विश्लेषण उन्होंने किया उस पर वो आकर कहें। एक निवेदन आया हमारे पास विशाखा का, क्यों कुछ बोलना चाहेंगी तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विशाखा को। आइए विशाखा। जब नारी में शक्ति सारी तो हम क्यों समझे नारी को बेचारी। मेरा नाम विशाखा है और मैं वुमेन रिजर्वेशन पे मेरे कुछ थॉट्स रखना चाहती हूँ। वुमेन रिजर्वेशन जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा भारत पूरा पॉलिटिक्स पे निर्भर है। पूरा भारत वैसे ही चलता है जैसे हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स चलती है। तो अगर हमें पॉलिटिक्स में वुमेन्स को ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा या उनके थॉट्स रखे जाएंगे तो हम जो इक्विलिटी की बात करते हैं तो शायद इक्विलिटी उससे आ जाएगी, क्योंकि बाकी फील्ड में तो वुमेन्स आगे बढ़ रही है, हर फील्ड में बढ़ रही है, पॉलिटिक्स में बढ़ रही है। पर अगर पॉलिटिक्स में वुमेन्स का ज़्यादा योगदान होगा तो वुमेन्स उनके हिसाब से वो लॉ बना पाएंगे जो शायद मेल्स वुमेन्स के लिए नहीं बना पाते। वो वहां तक ही सोचेंगे जहां तक वो उस चीज को सोच सकते हैं या फिर जहां तक उनका फायदा होगा। बाकी वुमेन्स उस बारे में सोच पाएगी, वुमेन्स उनके लिए वो लॉ बना पाएगी जो वुमेन्स के लिए फायदेमंद थे। अगर वुमेन को इतना रिजर्वेशन मिल जाएगा तो हो सकता है कि हम जो इक्वलिटी की बात करते हैं वो हो जाएगी, इक्वलिटी मिल जाएगी। धन्यवाद विशाखा अपने विचारों के लिए। कैसे लगे सबको? अच्छा सेशन लगा कि नहीं लगा? ठीक है ना। आज कुछ हमें नई चीजें सीखने को मिली। आज अपनी क्षमता को आपने ज्ञात किया कि भैया हम में ये भी क्षमता है, ठीक है ना। हम काम लेना भी जानते हैं। जैसे किसने काम लेना सिखाया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकास ने हमसे काम लेना सिखाया था कि भैया AI ऐसी चीजें हम इससे ये काम ले सकते हैं, है ना। तो अलग अलग वे में ये सेशन गया, है ना। मनोरंजन भी हुआ, ठीक है ना। बहुतों ने हंसाया भी हमको, ठीक है ना। और ऐसे विचार भी लगे जिसपे हमें गंभीर विचार करना चाहिए और जो भविष्य में बहुत ही उपयोगी हमारे लिए हो सकते हैं। अब हमारे विशेषज्ञों का हम वेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या विश्लेषण किया। सभी को धन्यवाद। तो गांधी जी पे मतलब मैं ऐसे कुछ प्रिपेयर करके आया नहीं हूँ, ठीक है। मुझे 2 बजे पता चला कि ऐसा कुछ प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल की 4 पंक्तियां हैं कि दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख से मौन खड़े हो, मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो। तो ये कुछ लाइनें थी केदारनाथ अग्रवाल की, जिससे गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो कितना विशाल है, जो आज की विचारधाराओं ने उसको संकीर्ण कर दिया है। मैं इस बात को बहुत वास्तविकता से बोल रहा हूँ कि उनकी जो विचारधाराएं हैं उसको हम इस मतलब जिस जनरेशन में है वो बहुत संकीर्ण हो गई है। और आज का ये जो ओपन माइक था, बेसिकली मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स में परफॉर्म किया है, बट हम लोगों ने ओपन माइक को बहुत लिमिटेड कर दिया है। इट मीन्स कि ओपन माइक इन द सेंस इज ओनली फॉर शायरी, ठीक है। अगर असल मायने में कोई ओपन माइक है जिसमें सभी पहलुओं को डिस्कस किया गया था या सारी नवीनतम विचारधाराएं, संभावनाएं जिनको एक मंच पर लाकर संजोया गया, तो वो यही ओपन माइक था। मैं बहुत मतलब बीइंग अ जज विद सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे कैंडिडेट्स को मतलब एनालाइज करने का मौका मिला। तो 15 में से किसी 3 को चुनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि सभी लोग कॉन्फिडेंट थे, कुछ ना कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बातों को इस पटल पर रखना चाह रहे थे। तो उनमें से हमने कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। तो जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। इसमें सिर्फ 3 को चुनने का मतलब ये नहीं कि बाकियों ने खराब किया है, बट आप सभी लोगों के लिए एक बार आप खुद के लिए ताली बजाइए।
तो जो पहले 3 नाम हैं, सबसे पहले तो सर और हमारे बीच में एक टाई हो गया था 2 नामों को लेके, ठीक है। 2 नाम थे सोनाली और ओजस्वी फर्स्ट को लेके, ठीक है। दोनों के जो टॉपिक्स थे बहुत एनालाइज टॉपिक थे, तो दोनों ने अपनी विचारधाराएं जो रखी वो सब कुछ अच्छा था। दोनों को मतलब इक्वल मार्क्स थे हम दोनों की कैटेगरी में, इक्वल मार्क्स। बट एक टाइम पे अगर हमें किसी एक को चुनना है अभी, तो विल गो विथ सोनाली बिकॉज ऑफ व्हाट कि हम लोग सिर्फ सामने से बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, बट किसी कैंडिडेट को यह भी पता होना चाहिए कि हम जस्ट यहीं खड़े हैं, तो उसका हाथ भी होता है, उसका पैर भी होता है। तो पैर ऐसे या ऐसे, मतलब एक लिमिटेड में आपको वर्जन बता रहा हूं कि आगे आप किसी भी संवाद में जाएं तो अपनी इन पहलुओं को भी आप कवर करके चले, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन सोनाली इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज ओजस्वी। जो तीसरा प्लेस है उस पे हमने 2 कैंडिडेट्स को रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा था और हम चाहते थे कि कुछ बच्चे जो नए हैं लेकिन और आगे आना चाह रहे हैं, जिन्होंने अच्छा किया है, तो मैं उनके नाम भी बताना चाहूंगा। लेकिन पहले एक मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओपन माइक्स मैंने बहुत सारे किए हैं। तो बात यह है कि आप लोगों को, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको किसी चीज को रट के नहीं आना है, आपको अपना एक थॉट प्रोसेस बनाना है कि मुझे ये पॉइंट्स कवर करने हैं। अगर आप पूरा रट के आओगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब होगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा, एक्सप्रेशन खराब होगा, सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो बेसिकली ओपन माइक या किसी भी मंच पर हम हैं तो उसमें हमारे थॉट्स जाने चाहिए, ना कि रटे हुए थॉट्स जाने चाहिए। तो आप लोग इस चीज का आई होप अगली बार से ध्यान रखेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी कोशिश की थी, ठीक है, कोशिश तो की, बाकियों ने तो वो भी नहीं की, ठीक है। तो द थर्ड कैंडिडेट या जो तीसरी पोजीशन पे हम लोग 2 लोगों को रख रहे हैं, एक तो राधा और एक रीना। इन दोनों के लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए। तो अगर ये 3 कैंडिडेट्स थे आज के लिए तो हमारे, और भविष्य में ऐसी संभावनाएं और लग रही है इस इंस्टीट्यूट से हमें कि भविष्य के ऐसे बहुत बड़े मंच के श्रोता हम यहां से निकाल सके। थैंक यू वेरी मच। आप जो भी चारों विनर्स है एक बार आप यहाँ आ जाइए। इन चारों को देखकर सिर्फ आपको एक ही चीज सीखना है कि विनर्स और रनर अप में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप में से भी वो 4 यहाँ पे हेड हो सकते हैं। अब इनको जो प्राइज मिलने वाला है वो 2 दिन बाद मिलेगा। अभी का प्राइज ये है कि ये 4 यहाँ आ चुके हैं, ठीक है।